हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अपन बात कर रहे थे अपन कल पी एन डायोड धारिता प्रभाव की। ठीक है, वो टॉपिक अपना पूरा नहीं हुआ था, कुछ एक पार्ट उसका बच गया था, तो आज अपन उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, कल अपन ने यहाँ तक तो बात कर ली थी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आवेश Q को व्यक्त करता है। ठीक है, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, आप लोग जानते हो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, जानते हो भाई, जानते हो बिल्कुल। तो Q इक्वल क्या कर दोगे, 1/2 /2 मल्टीप्लाई रो एन। ठीक है, अब इक्वेशन 6 से रो मैक्सिमम की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है, d/2 होती है। तो यहाँ पे इक्वेशन पुट कर दो और आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, देखो a d/2 है भाई वहाँ पे, तो Q इक्वल 1/2 d/2 और ये a d/2। तो देखो क्या आ जाएगा, Q इक्वल a d²/8। ये निकाला था या फिर निकाल लिया, कल निकाल लिया था शायद इसको, जो भी है छोड़ो। अब अपन क्या कर देंगे, समीकरण 5 से d का मान क्या कर देंगे, समीकरण 7 में रख देंगे। ठीक है, अब देखो Q इक्वल a/2, d की वैल्यू इक्वेशन 5 से देखना क्या होती है, 12 एप्सिलॉन नॉट अपॉन a v माइनस वीबी की पावर 1/3। ठीक है, ये होती है अपनी समीकरण 3 की। अरे भाई 2 ये भी तो है ना अपने पास, वैसे होती 1/3 है, पर ये 2 जो है यहाँ पे अपन ने इसका यूज कर लिया। ओके जी, अब यहाँ पे अपन एक लाइन लिखते हैं, यहाँ आवेश Q, फिर बात करेंगे। देखो यहाँ आवेश Q जो है वो परिवर्तित विभव, V माइनस VB पर निर्भर करता है। इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया होगा शायद, ठीक है अपन समझा देंगे, अपन क्यों खड़े हैं यहाँ पे। ये लो जी, अब देखो क्या कर देंगे अपन, C इक्वल डेल Q अपॉन डेल V माइनस VB। ओके, अब बात करते हैं कि ये वाली टर्म कहाँ से आई। आवेश अपने पास है Q है, विभव अपने पास है V माइनस VB है, पर ये क्या लाइन है मैम, यहाँ आवेश Q परिवर्तित विभव V माइनस VB पर निर्भर करता है। C इक्वल डेल Q अपॉन डेल V माइनस VB कहाँ से आया। देखो, धारा निकालने का एक सिंपल तरीका होता है, क्या होता है, Q इक्वल CV होता है। ठीक है, जानते हो आप Q इक्वल CV होता है, तो यहाँ से C निकालोगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन V। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये जो आवेश है ना, अगर ये एक राशि के ऊपर डिपेंड करेगा तो अपन, ये क्या कर रहा है ध्यान से सुनो। अब ये अपन ये भी बताएंगे साथ साथ कि इसका अपन ने अवकलन क्यों किया, और वो भी आंशिक अवकलन क्यों किया। तो देखो अपना क्या है, चलो ठीक है, अपन ने ये आवेश तो निकाल लिया, यानी कि धारिता तो रख दी कि C इक्वल Q अपॉन V माइनस VB हो गया, पर ये डेल अपॉन डेल क्यों लगाया। ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो देखो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे अपने पास, क्या कि यहाँ पर जो विभव है ना, ये वाला विभव, ये क्या करता है कि निश्चित नहीं है। ठीक है, अपने पास ये जो विभव है ना V माइनस VB, ये क्या है, निश्चित नहीं है, अर्थात V जो है ये V, ये लगाई गई वोल्टता है, अपन ने वहाँ पे V वोल्टता लगाई थी ना, तो ये V जो है ये लगाई गई वोल्टता है, इसका मान परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, जब इसका मान परिवर्तित होगा तो V माइनस VB भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित होगा, चेंज होगा। अरे भाई जब V की वैल्यू ही चेंज होगी तो V माइनस VB तो चेंज होने ही होने।
इस के अंदर क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जो v है वो वोल्टता है, वो लगाई गई वोल्टता है, उसका मान परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे v माइनस वीबी परिवर्तित होते रहते हैं। तो एक परिवर्तित मान जो है ये v माइनस वीबी क्या है, एक परिवर्तित मान है। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो Q है ना, Q आवेश जो होता है वो एक राशि पर डिपेंड नहीं कर रहा। कहाँ, यहाँ। अगर आवेश एक राशि पर डिपेंड करता, ये Q है और अपने पास राशि कितनी है, 2 है। ठीक है, अगर ये आवेश ओनली इस राशि पर डिपेंड करता, अगर अपने पास ओनली क्या होती, V होती, तब तो अपन ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते थे। पर अपने पास ये जो विभव है ये एक राशि ना होके कितनी राशियाँ हैं, 2 राशियाँ है। तो Q एक राशि पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, नहीं कर रहा, और Q यहाँ पे 2 राशियों पे डिपेंड कर रहा है। तो इन राशियों से अधिक पर डिपेंड कर जाए, या फिर कहने का मतलब एक कंडीशन होती है कि 2 या 2 से, अगर आवेश 2 या 2 से अधिक राशियों पे डिपेंड कर जाए तो उसका अपन क्या करते हैं, आंशिक अवकलज करते हैं। तो यही अपन ने किया है। ये जो आवेश है यहाँ पे ये 2 राशियों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 बार अवकलज कर दिया। और 2 बार अवकलज की कंडीशन क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के मान क्या हो रहे हैं, यहाँ पे परिवर्तित हो रहे हैं। अगर इन दोनों के मान यहाँ पे सेम होते तो अपन इसको क्या बोलते कि बिना अवकलज किए ही इसकी धारिता को लिख देते। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये आ गया अपने पास, तो क्या कर दोगे, Q का मान रख दो इसके अंदर। Q यहाँ पे है तो Q का मान इसके अंदर रख दो, देखते हैं फिर क्या आता है। a/2, अच्छा जी, डेल अपॉन डेल v माइनस वीबी, और इसकी वैल्यू रख दो। क्या कर रहे हो यार, अच्छा यहाँ से आप a/2 को क्या कर लो, कॉमन ले लो भाई। अरे बाद में ले लेंगे, छोड़ो यार। a/2 12 एप्सिलॉन नोट अपॉन a v माइनस वीबी की पावर 2/3। ठीक है, अब क्या कर लो, c इक्वल a/2 12 एप्सिलॉन नोट अपॉन a की पावर 2/3। इसको बाहर निकाल लो, इस ये पूरी वाली टर्म को इसको बाहर निकाल लो, ये इसका है तो इसके ऊपर ये लगा दो 2/3। अब बचा क्या अपने पास, डेल अपॉन डेल v माइनस वीबी, और साथ में क्या है, v माइनस वीबी की पावर 2/3। क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखो c इक्वल a/2 12 एप्सिलॉन नोट अपॉन a की पावर 2/3। ठीक है, अब एक तो v माइनस वीबी 2/3 अपने पास है, देखो लिख लेते हैं इसको 2/3, और एक ये है। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, -1 में। अरे वैल्यू तो सेम ही है ना दोनों की, v माइनस वीबी और v माइनस वीबी। ये यहाँ कर दिया और इसको ऊपर लेके गए तब -1 में चेंज हो गया। तो क्या करोगे अब आप लोग, c इक्वल a/2, हाँ जी, 2/3 माइनस 1 गया तो कितना बचेगा, अरे इसका डिफरेंशिएशन तो लिखो यहाँ पे 2/3। ये लो जी, इसको यहाँ पे लेके आओगे तब क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, 1/3 बचेगा ना। तो इसको अपन नीचे ले आओ, v माइनस वीबी की पावर 1/3। ठीक है, अब क्या कर दोगे, चूंकि d इक्वल कितना होता है भाई, d इक्वल होता है 12 एप्सिलॉन नोट
ए वी माइनस वी बी की पावर 1/3। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ये इक्वेशन 5 से देखना आप लोग, डी की वैल्यू रखी है वहाँ पे अपन ने। ठीक है, हाँ जी। अब क्या कर देंगे, तो v माइनस वी बी, अरे भाई इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो d की वैल्यू इक्वेशन 5 से आप लोग जानते हो ये होती है। अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इस साइड ले आओ और अपने पास क्या आ जाएगा, d a/12 एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/3। क्लियर है, हाँ जी, हाँ ओके। अब इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे अपन, अपने देखते हैं फिर अपने पास क्या आता है। तो v माइनस वी बी की पावर 1/3 की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। c इक्वल a बाई एट 12 एप्सिलॉन नॉट 2/3 और 2/3 अपने पास पहले से है। अब इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1/d a 12 एप्सिलॉन नॉट 1/3। तो इसको अपन क्या कर ले, ऊपर लेके चले जाते हैं, देख लेंगे फिर क्या आएगा। इसको काट दो, 4। ओके, अब देखते हैं 4 तिया 12 और d। ठीक है, 4 तिया 12 और d, तो अपन ने यहाँ से क्या कर दिया, 4 तिया 12 और d को मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दिया। तो अपने पास क्या बचा, 12 एप्सिलॉन नॉट अपॉन a 2/3। हाँ जी, अब क्या आ जाएगा अपने पास, अच्छा जी एक काम करो, इसको डायरेक्टली ही यहीं से सोल्व कर लो आप लोग। देखो ये 2/3 और ये 1/3, या फिर एक बार तो करना ही पड़ेगा इसको सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन ने पहले लिख दिया तो कोई दिक्कत ना है भाई। 12 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2/3, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, पर चेंज कैसे होगा, 12 एप्सिलॉन नॉट a माइनस 1/3 हो जाएगा। अरे हाँ, चेंज कर दिया ना तो फिर माइनस में क्यों होगा, ये लो जी। अब 2/3 माइनस 1/3 से ये देखो दोनों घटा दोगे, सॉरी जोड़ दोगे, तब क्या आएगा आपके पास, 2 से 3 और 3 यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये भी, ये दोनों क्या हो गए, 1 हो गए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ से एक यूज कर लेंगे अपन। और देखो एक क्या यूज करेंगे यहाँ पे, c इक्वल a की पावर 12d और 12 एप्सिलॉन नॉट अपॉन a। ठीक है, यही तो बचा अपने पास। क्यों, क्योंकि ये इनकी वैल्यू क्या हो गई, जब इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों की पावर को, तो 1 हो गई, तो 1 को अपने वहाँ लिख दिया। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 12 से 12 चला गया, तो और a से a चला गया, तो अपने पास क्या बचा यहाँ पे, c इक्वल एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, और इसको मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल A से। A की बात करेंगे कि क्या होता है यहाँ पे। देखो यदि संधि का संपर्क क्षेत्रफल, ठीक है, संधि का जो संपर्क क्षेत्रफल है उसको अपन ने A से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ संधि का संपर्क क्षेत्रफल A है तो धारिता इस प्रकार लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये तो अपन ने सोल्व करके लिख के आए, और ये A जो है ये यहाँ पे क्या है, संधि क्षेत्र या फिर अवक्ष परत की का संपर्क क्षेत्र है। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो इस वाले फॉर्मूले से क्या आप लोग कह सकते हो कि ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। ठीक है, धारिता होती है। अतः अपन कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र जिस तरह व्यवहार करता है उसी तरह अवक्ष परत की संधि का व्यवहार होता है। क्लियर है यहाँ तक। आई रिपीट, अतः हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कि समांतर प्लेट संधारित्र जिस
तरह व्यवहार करता है उसी प्रकार अवाक्य प्रत की संधि का व्यवहार होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये अपना पी एन डायोड धारिता प्रभाव यहीं पे फिनिश होता है। ओके, अब अपन एकदम नए टॉपिक की और एकदम अच्छे वाले टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना रेक्टिफायर, दिष्टकारी। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा अपना? दिष्टकारी। देखेंगे कि दिष्टकारी क्या होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम चेंज हो जाती है, एकदम नहीं बोले तो लगभग यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी चेंज होगी। पहले वाली कोई बात नहीं रहेगी इसके अंदर, छोड़ के पी एन डायोड वाले को। पी एन डायोड का कुछ एक पार्ट इसके अंदर सॉल्व होगा। हाँ जी, अब अपन बात करते हैं कि दिष्टकारी क्या होता है। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट की, यानी कि एसी की। प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जिसपे परिमाण और दिशा एक साथ परिवर्तित होती है। ठीक है, एसी की अगर आप लोग बात करो तो एसी एक ऐसी करंट है जो परिमाण और दिशा दोनों एक साथ परिवर्तित होते हैं। किसके अंदर? ओनली ऑन एसी, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ये लो, अपन एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये आई का प्रवाह हो रहा है और ये है ओरिजिन पॉइंट, और यहाँ पे दिखा दो टी का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, ओके जी। अब अपन ये वाला अपना पॉजिटिव और ये वाला अपना नेगेटिव, इस पॉइंट को दिखा दो आप T/4, और ये पॉइंट के ऊपर टाइम शो कर दो आप कितना? T/2, और इस पॉइंट के ऊपर आप टाइम शो कर दो कितना? 3T/4, और इस पॉइंट पे नाम दे दो T। तो कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये ओनली कितना है? एक आवर्तकाल है। ये पूरा क्या है? एक आवर्तकाल है। ये जो पॉजिटिव वाली है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? धनात्मक चक्र को, और ये जो नेगेटिव वाला है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऋणात्मक चक्र को। ठीक है, तो धारा का मान जो है वो परिमाण, इसके अंदर जो धारा का मान जो प्रवाहित होगा वो परिमाण व दिशा दोनों में परिवर्तित होता है। तो क्या कहलाता है? एसी। ये किसका डायग्राम है भाई? एसी का। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने पहले एक बात बताई होगी कि एसी के अंदर कितनी धारा प्रवाहित होती है। क्लास में होते तो पूछते, शायद बताते कि नहीं बताते पता नहीं। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी अल्टरनेटिंग करंट के अंदर? 50 हर्ट्ज। ठीक है, याद रखना ये वाली चीज़ बहुत काम आएगी कि एसी के अंदर जो हर्ट्ज होती है या अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, और ये किसका डायग्राम है? एसी का। एसी का मतलब क्या होता है? बस डिफरेंस इतना ही याद रखना इसके अंदर कि अल्टरनेटिंग जो करंट जो होती है वो परिमाण व दिशा दोनों में एक साथ दोनों में परिवर्तन होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर परिमाण व दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। क्लियर है? ये अपनी है एसी। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। ओके, अब अपन बात करते हैं एसी धारा जिसमें परिमाण और दिशा समय के साथ नियत हो। ठीक है, इसके अंदर तो देखो ये टाइम है और ये अपनी क्या है? यहाँ पे धारा है। ठीक है, और इसके अंदर आप धारा प्रवाहित करोगे तो टाइम के साथ जो धारा का परिमाण और जो धारा की दिशा है ना वो दोनों चेंज होंगे। पर एक कंडीशन बोल रही है क्या? कि एक ऐसी धारा तो यही होगी अपनी। ठीक है, इसके अंदर परिमाण व दिशा, ऐसी धारा जिसके अंदर या जिसमें
परिमाण और दिशा समय के साथ नियत हो। मान लो ये टाइम है, ठीक है। ऐसी धारा जिसके अंदर परिमाण व दिशा t के साथ परिवर्तित ना हो, ठीक है, समय के साथ परिवर्तन ना होकर नियत हो, तो उसको आप क्या कह दोगे? डीसी, दिष्टकारी तरंग, ठीक है, डायरेक्ट करंट। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। क्लियर है? अब आप लोगों से कोई पूछ ले कि एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है, तो आप लोग क्या डिफरेंस बताओगे या फिर क्या बताओगे? ठीक है, ध्यान से सुनना। तो बस इतनी ही चीज़ बतानी है कि एसी के अंदर धारा समय के साथ, ठीक है, एसी में धारा में समय के साथ दिशा और परिमाण दोनों बदलते हैं, ठीक है। और डीसी के अंदर धारा में समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों नियत रहते हैं। ओके, एसी की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और डीसी की फ्रीक्वेंसी है 0 हर्ट्ज। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है भाई? ठीक है। तो साधारणतः उपकरणों में दिष्ट धारा का उपयोग होता है। साधारणतः अपन जो भी उपकरण लेते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उसके अंदर किसका यूज होता है? दिष्ट धारा का यूज होता है। ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को, अतः ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करे क्या कहलाता है? रेक्टिफायर कहलाता है, दिष्टकारी कहलाती है। रेक्टिफायर किसको बोलते हो? एसी कन्वर्ट टू डीसी, बस यही अपना क्या है? रेक्टिफायर है। इसी को आप क्या बोल दोगे? ओनली रेक्टिफायर। किसी को? एसी कन्वर्ट टू डीसी। अगर एसी को प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में चेंज करना ही क्या कहलाता है? दिष्टकारी कहलाता है या दिष्टकरण कहलाता है। क्लियर है? 2 चेंजेस याद हैं और डायग्राम भी याद रखना है इनके आप लोग। चलो जी, अब अपन समझते हैं कि अगर एसी के अंदर अपने को करंट का झटका लग जाए तो क्या हो, और डीसी के अंदर करंट का झटका लग जाए तो क्या हो, या फिर एसी कौन से तारों में प्रवाहित होती है और डीसी कौन से तार में प्रवाहित होती है। ठीक है, बात कर लो। हमारे पास मान लो ये कोई एसी है, या फिर आप ये लो कोई एक मोटा तार लो, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक लेकर एक कोई मोटा तार लो। अब ये क्या है? आपके पास एक कोई मोटा तार है। अब आप इसमें एसी प्रवाहित कर रहे हैं। किसके अंदर? इस मोटे तार के अंदर अगर एसी प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या वो एसी इसके अंदर प्रवाहित होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? मोटे तार है। हाँ, इसके पृष्ठ पे जरूर आपतित होगी, पृष्ठ पे जरूर बहेगी, पर इसके अंदर प्रवाहित नहीं होगी। तो देखो क्यों? आपने देखा होगा कि बिजली के जो तार होते हैं ना, बिजली के जो तार होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे मतलब पतले पतले तार होते हैं। बिजली के जो तार होते हैं उसके अंदर ऐसे देखो काफ़ी सारे तार होते हैं। अगर आप उनको एक चोटी की तरह से गूंथते हो, पहले गूंथते हैं ना, बहुत सारे तार हैं, उसको आप एक चोटी की तरह से गूंथ लेते हैं। ठीक है, अगर गूंथने के बाद उसके अंदर आप लोग एसी प्रवाहित करोगे तो प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इन तारों के बीच एसी प्रवाहित करोगे या फिर इन तारों में आप लोग एसी प्रवाहित करोगे तो वो हर तार के अंदर एसी प्रवाहित होगी।
होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि ये क्या है, पतले तार है, और फिर आपने उसको पतले तारों को क्या कर दिया, चोटी की तरह गूंथे दिया। फिर उसके अंदर आप लोगों ने एसी प्रवाहित की है, तो बेसिक सी बात है कि जानी है या फिर प्रवाहित होनी ही है। और पर ये क्या रह गया, ये मोटा रह गया तार, तो इसके पृष्ठ पे तो जरूर प्रवाहित होगी, पर अंदर की तरफ प्रवाहित नहीं होगी। तो देखो, अगर अपन बात करें डीसी की, ठीक है, क्या करें, अगर अपन बात करें डीसी की, तो डीसी जो होती है ना, वो पूरे तार में एक समान रूप से प्रवाहित होती है। आ गई ना बात यहाँ पे? डीसी जो होती है वो एक पूरे तार में एक समान रूप से प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि उसके धारा और उसके परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, वो खुद नियत रहती है, तो सारे तारों में एक जैसी ही प्रवाहित होगी। और इसके परिमाण और दिशा में दोनों में परिवर्तन होता है, किसके? एसी के। तो ये एसी और डीसी का एक फर्क होता है, इसलिए जहाँ कहीं भी आप पतले पतले तार देखो ना, वहाँ पे घर वालों को बोल देना आप लोग, अरे पापा इसके अंदर तो क्या है, एसी प्रवाहित हो रही है। और जहाँ पे एक मोटा सा तार देखो ना, उसके अंदर बोल देना, अरे पापा इसके अंदर तो क्या प्रवाहित हो रही है, डीसी प्रवाहित हो रही है। क्लियर है? हाँ जी। अब अपन क्या करते हैं, अब आप लोग बोलोगे कि जहाँ कहीं सिंगल तार देखो, अब आप लोग बोलोगे कि मोटे मोटे जो तार होते हैं, मोटे मोटे जो ऊपर वाले होते हैं, ठीक है, जो मोटे मोटे वाले तार होते हैं उनके अंदर क्या होती है, हाई वोल्टेज होती है। मोटे जो तार होते हैं उनके अंदर क्या होती है, हाई वोल्टेज होती है। उनमें अगर आपको गुच्छा बनाकर मोड़ दे तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अरे वो खुद ही मोटे हैं तो उसके अंदर वोल्टेज क्या होगा, हाई होगा। अगर फिर भी आप लोग उनको गुच्छा बनाकर मोड़ना चाहते हैं तो उनके अंदर वोल्टेज और हाई हो जाएगी। हाई होते ही उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि R इक्वल क्या होता है, रो L अपॉन A, ठीक है। तो क्या करोगे, अगर तार मोटा हुआ, ठीक है, तार मोटा हुआ तो उसका काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर तार मोटा हुआ तो उसका आप लोगों का ये काट क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा, काट क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कम होगा। क्लियर है भाई यहाँ पे? हाँ जी। अब मान लो डीसी की बात करते हैं पहले, ठीक है, किसकी, डीसी की बात करते हैं। अगर बिजली का झटका लगे, मान लो आप बिजली का झटका लगे और उस तार के अंदर डीसी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो वो आपको चिपका लेती है, ठीक है। अरे डीसी तार में जब प्रवाहित हो रही है और आप जाके मान लो कोई भी काम कर रहे हो, चिपक जाओ, उसके झटका लग जाए आपको बिजली का, तो वो क्या कर लेती है, डीसी आपको पकड़ लेती है, ठीक है, जकड़ लेती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज नहीं होती है। किसकी बात कर रहे हैं ये अपन, डीसी की। अगर डीसी के अंदर झटका लग जाए तो ये डीसी जो होती है आपको पकड़ लेती है, वो आपको छोड़ती नहीं है फिर। क्यों? क्योंकि इस डीसी के अंदर ना तो दिशा चेंज होती है और ना परिमाण चेंज होता है। तो इसके अंदर अगर जैसी करंट फ्लो होगी वैसी की वैसी ही फ्लो होती रहेगी। तो इसके अंदर यानी कि इसकी डायरेक्शन जो होती है चेंज नहीं होती, ठीक है। डीसी की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज नहीं होती, वो एक जगह बहती रहती है और व्यक्ति चिपक गया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। ये बात की अपन ने डीसी की। अगर इसी जगह एसी प्रवाहित हो रही है और आप जाके आप लोगों को झटका लग जाए तो क्या होगा? तो देखो, बात करें एसी की, तो एसी क्या होती है, एसी में डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है।
तो एसी में अगर आप लोगों को करंट लग गया तो वो आपको पकड़ के झटके से छोड़ देगी, वो पकड़ के नहीं रखेगी, क्या कर देगी, झटके से वो आप लोगों को छोड़ देगी। और आप कहाँ जाके गिरोगे, ऊपर हो तो नीचे गिर जाओगे, नीचे हो तो साइड में जाके गिर जाओगे। तो ज़्यादा खतरनाक कौन सी होती है? एक फ़र्क तो इन दोनों के अंदर ये देखना कि डीसी के अंदर परिमाण और दिशा नियत रहते हैं, एसी के अंदर परिमाण व दिशा चेंज होते हैं। क्लियर है? दूसरी बात आप लोग ये करोगे कि डीसी के अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं होती और एसी के अंदर डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो अब एक बात बताओ मेरे को, इधर डीसी को पकड़े हुए रखा है, उस डीसी करंट फ्लो हो रही है, तो इधर जो डीसी प्रवाहित हो रही है वहाँ पे एक आदमी को उस डीसी ने झटका लग गया तो उस डीसी ने जकड़ रखा है, और इधर एक एसी वाले को झटका लग जाता है, तो एसी वाले ने क्या किया, उसको पकड़ के झटके से छोड़ दिया। तो अब आप लोग मेरे को बताओ, एसी ज़्यादा खतरनाक है कि डीसी ज़्यादा खतरनाक है? एसी ज़्यादा खतरनाक है। फिर भी कौन सी ज़्यादा खतरनाक है? एसी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि एसी 1 सेकंड के अंदर 622 वोल्ट का झटका देती है। एसी क्या करती है? 1 सेकंड के अंदर 622 वोल्ट का झटका देती है। और डीसीजी क्या करते हैं अपने, बेचारी एकदम सिंपल सी है, डीसीजी क्या करते हैं, 220 वोल्ट का झटका देती है। ठीक है, इसके अंदर तो क्या होगा और इसके अंदर क्या होगा? अगर डीसी 220 वोल्ट का झटका देती है, अगर मान लो, ठीक है, डीसी 220 वोल्ट का झटका देती है, तो इतनी देर में 1 सेकंड के अंदर तो आप लोग जाके बटन बंद कर सकते हो, स्विच ऑफ कर सकते हो, तो वो उस व्यक्ति को क्या कर देगी, छोड़े देगी। और व्यक्ति जी क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। क्या रहेंगे, जिंदा। कौन सी करंट के अंदर, डीसी के अंदर। और वो ही व्यक्ति जी अगर इस एसी के अंदर चिपक जाए और 622 वोल्ट का झटका लग जाए तो वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये फ़र्क है। फिर भी इन दोनों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी है, ये एसी वाली है। डीसी इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अपन इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा काम कौन सी लेते हैं, डीसी काम में लेते हैं, इसीलिए एसी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि एसी 622 वोल्ट का झटका देती है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे एसी और डीसी? ठीक है जी।